आज हम नोडल एनालिसिस केसीएल और केवीएल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं आज, है ना। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में I1 अनुपात I2 अनुपात I3 ज्ञात करें। जहां देखो I1 2R रजिस्टर के अंदर करंट है, I2 4R में है और I3 6R में है। ओके, तो करंट निकालनी है I1 अनुपात I2 अनुपात I3। देखो ये जो सर्किट है पैरेलल में है कंप्लीट। ये वोल्टेज E है, यही इस ब्रांच पर होगा, यही इस पर होगा और यही इस पर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ओके, तो I1 की वैल्यू क्या होगी? इसके ऊपर वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो E/2R। इसी तरह I2 क्या होगी? E/4R और I3 क्या होगी? E/6R। अनुपात में है अर्थात ये समझो ये बटा में है ना। तो ये सब E से E कट जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ओके, अब इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इनको एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जिसमें इन सब का भाग जा रहा हो, 6 से का भी, 4 का भी, 2 का भी, तो वो है 12। तो 12 से इन तीनों को गुणा कर दो, ऐसा अपन अनुपात में कर सकते हैं। तो 2 6 की 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। आंसर आ जाएगा 6/3/2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए परिपथ में धारा I1 ज्ञात करें। देखो इस सर्किट के अंदर नया क्या है? इस सर्किट में ये वाला सिंबल आपको नया दिख रहा होगा, ये डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल होता है। अभी तक अपने जो सर्किट सोल्व किए थे वो इंडिपेंडेंट सोर्स के थे, ये डिपेंडेंट सोर्स आ गए हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। अब इनकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के हो गए, 4 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो वोल्टेज, पहले देखो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, इसी तरीके से फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। तो ये तो करंट सोर्स हो गए 2 टाइप के। फिर इसी तरीके से वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इस तरीके से ये 2 टाइप के करंट सोर्स और 2 टाइप के वोल्टेज सोर्स, टोटल मिला के कितने टाइप के हो जाएंगे अपने पास? 4 टाइप के। ओके, अब देखो इनका सिंबल तो अभी अपने देख लिया, ये इनका सिंबल होता है। अब इनको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है? इनके अंदर के सिंबल से। यदि इसके अंदर प्लस और माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो ये समझो कि ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। यदि इस बॉक्स के अंदर एरो का निशान है तो ये समझें कि ये करंट सोर्स है। ठीक है, अब डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगी? देखो यहां देखो, ये एरो इसके अंदर बना हुआ है, मतलब ये करंट सोर्स है, और ये लिखा 5/I1 अर्थात ये किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर। तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। ओके, अब यदि इस बॉक्स के अंदर प्लस माइनस लिखा होता और यहाँ 5I1 ही होता तो हो तो जाता ये वोल्टेज सोर्स, लेकिन करंट डिपेंडेंट होता। ठीक है, तो अभी अपने काम की चीज क्या है कि ये पहचानो कि ये डिपेंडेंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। सिर्फ सिंबल्स के बीच के अंदर यदि प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स है और एरो का निशान है तो करंट सोर्स है। इतने से काम चल जाएगा और अपन आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? धारा I1 ज्ञात करें। I1 कौन सी है? ये वाली है। डिपेंड किस पर कर रहा है? डिपेंडेंट सोर्स I1 पर ही डिपेंड कर रहा है, इस करंट पर डिपेंड कर रहा है ये करंट सोर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन नोडल एनालिसिस से करते हैं, है ना। तो नोडल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, यदि इसमें अपन KVL लगा देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। ये 5I1 करंट है, करंट सोर्स है ना, अंदर देखा, और करंट किधर जा रही? नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात इस साइड में ये करंट आई 5/I1 आ गई। इधर से देखो कितनी करंट आ रही है? I1। इस नोड पर 2 करंट आ गई, 5/I1 और I1। 5I1 और I1 कितना हो गया? 6I1। अब ये 6I1 करंट जाएगी कहाँ? इस ब्रांच के अंदर। तो इस ब्रांच में कितनी करंट गई? 6/I1। ठीक है, 5I1 इधर से आई, I1 इधर से आई, दोनों मिला दिया तो कितनी होगी? 6I1। अब यहाँ इस लूप के अंदर देखो, इस लूप में हमें करंट पता है हर ब्रांच की, यहाँ से यहाँ तक I1, ये 6I1,
तो इसके अंदर यदि अपन KVL अप्लाई कर दें तो आराम से अपन I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इस डायरेक्शन में KVL अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में चलो और लास्ट के साइन को लेते चले। तो लास्ट साइन है इसके अंदर, इधर से इधर जाऊंगा तो पहला आया माइनस, लास्ट में आया प्लस, तो प्लस का 250। यहाँ पर वोल्टेज लेना है, जहाँ से करंट एंटर करती है वहाँ प्लस, आउट गोइंग पर माइनस, लास्ट साइन लेना है माइनस का। वोल्टेज क्या होता है I इंटू आर, आई कितना है I1 और आर की वैल्यू कितनी है 2.5। ओके, इसके अंदर देखो करंट यहाँ से एंटर करेगी तो ये प्लस और ये माइनस, मैं यूँ घूम के आऊँगा तो लास्ट साइन इसका माइनस है तो माइनस लूँगा। करंट कितनी है 6 इंटू I1 और रजिस्टेंस कितना है 10 ओम इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 250 माइनस 2.5 I1 माइनस 60 I1 इज इक्वल्स टू 0। 250 माइनस 62.5 I1 इज इक्वल्स टू 0। तो 62.5 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 250। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल देंगे, 250 डिवाइड बाई 62.5 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। तो आंसर आ गया 4 एम्पियर। ओके, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोडल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर नोड वोल्टेज V अपने से पूछा है, 3 सोर्स दिए हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है और ये अपने पास अगेन एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। नोड वोल्टेज ये V पूछा है। यहाँ पर 2 ही प्रिंसिपल नोड हैं, 1 और 2। दूसरे नोड को अपन रेफरेंस नोड मान लेते हैं, दूसरे प्रिंसिपल नोड को वोल्टेज क्या कर देंगे 0 वोल्ट। तो यहाँ पर भी वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट और यहाँ पर भी वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। देखो यहाँ यदि 0 है तो यहाँ तक तो 0 है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 30 वोल्ट। लास्ट साइन लेना होता है, आप इधर से इधर जा रहे हैं तो लास्ट में कौन सा साइन आएगा, पहले माइनस आया बाद में प्लस, तो 0 प्लस 30, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा 30। तो यहाँ तक भी कितना रहेगा, बीच में जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ हो गया 30 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। ओके, अब देखो अप्लाई KCL एट दिस पॉइंट। एक करंट इधर चली गई, एक करंट इधर चली गई और एक करंट ये चली गई। नाम दे दो I1, I2 एंड I3। अप्लाई KCL, I1 प्लस I2 प्लस I3 इजकस टू 0। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V, ये सबसे हायर वोल्टेज है। जिस वोल्टेज को, जिस नोड पर अपन वोल्टेज मानते हैं उसको अपन सबसे बड़ा वोल्टेज मानेंगे। तो करंट ये समझो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो होती है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ। तो करंट इधर से इधर गई, इधर से इधर, इसलिए अपन ने करंट को आउट गोइंग मान के चलते हैं, ठीक है। तो V माइनस 30 डिवाइड बाई 10, V माइनस 30 डिवाइड बाई 10 प्लस, अब देखो I2 के अंदर तो खुद ही करंट सोर्स लगा हुआ है तो डायरेक्ट अपने करंट की वैल्यू पता है, लेकिन अपन ने मानी करंट बाहर की तरफ है, एक्चुअल में करंट अंदर की तरफ रही है, तो इसको नेगेटिव के साथ लिखेंगे, माइनस का 9 प्लस V माइनस 36 डिवाइड बाई 20। I3 की वैल्यू हो जाएगी V माइनस 36 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 0। LCM आ जाएगा 20, 2V माइनस 60 प्लस को हटाओ, सीधा माइनस लिख दो, माइनस का 180 प्लस का V माइनस का 36 इजकस टू 0। वजर गुणा करेंगे, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज हो गया 2V एंड V कितना हो गया 3V। 180 प्लस 60 240 और 36 करेंगे तो 276। तो माइनस का 276 इजकस टू 0। तो V की वैल्यू आ जाएगी 276 डिवाइड बाई 3, तो आंसर हो जाएगा 92 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 92। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट के अंदर, ये है R। तो सबसे सिंपल तरीका नोडल एनालिसिस ही है। यहाँ पर प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करो जहाँ 2 से अधिक ब्रांचें मिल रही हो। यहाँ पर 2 ब्रांचें हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2। देखो यहाँ पर तीन ब्रांचें मिली हैं, तो ये अपना एक प्रिंसिपल नोड हो गया जिसका वोल्टेज अपन मान लेते हैं V। एक ये प्रिंसिपल नोड है, इसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं, ग्राउंड कर देंगे, 0 वोल्ट हो गया। तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये 0 है तो लास्ट साइन लेंगे, ये माइनस प्लस, लास्ट साइन प्लस का है तो 50 प्लस 0 करेंगे तो 50। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया 50, ठीक है। यहाँ पर KCL अप्लाई करो, करंट लिख लो, ये I1 इधर गई, I2
इधर गई I3, अप्लाई KCL, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वस टू 0। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V माइनस 50 डिवाइड बाई 6, V माइनस 50 डिवाइड बाई 6। I2 की वैल्यू होगी V माइनस 0 डिवाइड बाई 7, और I3 देखो, I3 की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर और ये भी आउट गोइंग है तो पॉजिटिव के साथ ही लेंगे, प्लस का 4 इज इक्वस टू 0। एलसीएम आ गया 42, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7V माइनस 50 प्लस इसको 6 से 6V प्लस 4 इंटू 42 इज इक्वस टू 0। यहाँ सोल्व करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा 13V माइनस का 182 इजकस टू 0। तो यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई 14 वोल्ट। ये वोल्टेज अपने को पता चल गया 14 वोल्ट है। ठीक है, तो इस ब्रांच पर वोल्टेज 14 वोल्ट है। ये दोनों ब्रांचें पैरेलल में, ये वाली और ये वाली, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। इस पर 14 वोल्ट है तो इस पर भी कितना रहने वाला है, 14 वोल्ट। रेजिस्टेंस R की वैल्यू पूछी है तो R इक्वल होता है V अपॉन I। वोल्टेज पता चल गया 14, करंट की वैल्यू पहले ही दी है 4, 4 × 12, 4 × 5 20, 3.5 ओम। ओके, 3.5 ओम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि ये KVL से इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई KVL। हर ब्रांच के अंदर हमें करंट पता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम ही होती है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है I, और आपको यूं घूम के आना है और लास्ट साइन लेते हुए चलना है। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ एंटर करंट करेगी तो प्लस, यहाँ से निकलेगी माइनस, ये दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस अपना 3 ओम का है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो करंट यहाँ से एंटर करेगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ भी करंट आई ही रहेगी, यहाँ प्लस आएगा और ये माइनस। ठीक है, अब अप्लाई करो KVL। तो लास्ट साइन लेते हुए चलो, यूं घूमना है इधर से इधर, तो ये माइनस था, लास्ट साइन है प्लस का, तो आ जाएगा प्लस का 24। अब ये लाएंगे माइनस का, इधर से इधर गए तो ये माइनस का। वोल्टेज लेना है, वोल्टेज होता है I × R, तो करंट तो I ही है और वोल्टेज है 1। ठीक है, ये डायरेक्ट वोल्टेज दिया है, लास्ट साइन लेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस का 2VB। यहाँ भी वोल्टेज डायरेक्ट दिया है, माइनस का VB, और यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, इधर से इधर आए ना तो लास्ट साइन माइनस है, 4 × I इज इक्वस टू 0। ठीक है, VB की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। VB क्या है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है, करंट कितनी आ रही है I, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो VB इज इक्वस टू हो गया 3 × I, तो VB की वैल्यू होगी 3I। तो जहाँ भी VB लिखा है वहाँ पर 3I पुटअप कर देंगे, तो 24 माइनस I प्लस I × 1 तो I, 2 × VB की जगह रख दो 3I माइनस 3I माइनस 4I इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो 24 माइनस 1I, 3 और 4, कितना 4 3 7 और 1 8, 8I प्लस का 3 दूनी 6, 6I इज इक्वस टू 0। तो 24 माइनस 2I इज इक्वस टू 0। सोल्व करो तो I की वैल्यू आ गई 24 डिवाइड बाई 2, 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक VI कर्व दिया गया है, करैक्टरिस्टिक दी गई है किसी एक एलिमेंट की। अपने से उस एलिमेंट के बारे में पूछा है कि ये बताओ कि ये एलिमेंट किस टाइप का है, लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, नॉन लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है। ये सब चीज़ें अपने से पूछी गई हैं। एक लेक्चर के अंदर अपन ने ये सब डिस्कस किया था, चाहें तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। फिर भी मैं यहाँ कंप्लीट कवर करूँगा। पहले लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी देखते हैं। लीनियर कब होता, ये जो लाइन आ रही है ये ओरिजिन से पास होते हुए सीधे निकल जाती, ठीक है ना, सीधी लाइन होती, स्ट्रेट लाइन, तब तो होता है ये लीनियर। अदरवाइज ये होगा नॉन लीनियर। ठीक है, तो अब देखो ये कर लाइन आई और इधर मुड़ गई, अर्थात ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, नॉन लीनियर होगा, लीनियर वाला आंसर गलत हो गया, तो इसमें दिया था लीनियर, ये गलत हो गया है। नेक्स्ट चीज चेक करते हैं कि यूनिलैटरल है बाइलैटरल। बाइलैटरल तो बाइलैटरल बोल ही देते, यूनिलैटरल को नॉन बाइलैटरल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यदि इस क्वाड्रेंट में जिस टाइप का कर्व है सेम कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में हो,
इस क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा का वैसा इस थर्ड क्वाड्रेंट में हो। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के जैसा का जैसा कराओ, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब तो होगा ये बाइलैटरल, अदरवाइज होगा यूनिलैटरल कहें या नॉन बाइलैटरल। तो ये किस टाइप का हुआ, देखो इसमें ऐसा करो यहाँ है लेकिन यहाँ तो कुछ कोई करो नहीं है, इसलिए ये हो गया नॉन बाइलैटरल। ठीक है, अब चेक करते हैं एक्टिव या पैसिव। अब पावर से चेक करो। पैसिव के लिए पैसिव कंपोनेंट होगा तो पावर हर क्वाड्रेंट में वर्ड ध्यान से सुने, हर एक क्वाड्रेंट में पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, यदि एक्टिव होगा तो किसी भी एक क्वाड्रेंट में यदि पावर नेगेटिव आ गई, किसी भी एक क्वाड्रेंट में पावर नेगेटिव आ गई तो कंपोनेंट कहलाएगा एक्टिव। ठीक है, पावर क्या होती है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। देखो V इंटू आई दोनों पॉजिटिव है, पावर वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी, वोल्टेज पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव, तो पावर आई यहाँ पर पॉजिटिव। इसमें चेक करो, करंट इधर पॉजिटिव थी तो इधर हो जाएगी नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो पावर कैसी हो गई, नेगेटिव। तो इस एलिमेंट के लिए एक क्वाड्रेंट में पावर नेगेटिव है, तो यदि एक भी क्वाड्रेंट में पावर नेगेटिव होती है तो एलिमेंट कहलाता है एक्टिव। तो नॉन लीनियर हो गया, एक्टिव हो गया और नॉन बायलैटरल। आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि 120 ओम के अंदर ये सर्किट है, ये 120 ओम रजिस्टर है, इसके अंदर कितनी करंट जा रही है, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो देखो ध्यान से, नोडल लगाएं, बहुत आसानी से हो जाएगा, या मैं कहूँ डायरेक्ट ही करो आप, बहुत आसानी से होगा ये क्वेश्चन। इसमें देखो करंट आई 10 एम्पियर, करंट सोर्स दिया हुआ है, 10 एम्पियर करंट आ रही है, बहुत सही। इस नोड पर 10 एम्पियर करंट आई, अभी तक अपने को कितना पता है, अपने को ये भी पता चल गया कि इधर 5 एम्पियर करंट गई। कैसे पता चला, देखो इस ब्रांच के अंदर 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसका मतलब इस पूरी ब्रांच में 5 एम्पियर करंट ही फ्लो होने वाली है। तो 10 एम्पियर आई, 5 एम्पियर इधर चलेगी, तो बताओ इधर कितनी जाएगी। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। 10 एम्पियर आई, 5 एम्पियर इधर चलेगी, तो इधर कितनी आई, 5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर। देखने में काफ़ी डिफिकल्ट सा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इजीली क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आंसर इज 5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोडल यदि आपको आता है तो इसको आराम से कर सकते हैं आप। नीचे दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान ज्ञात करें। इस 5 ओम में से ये वाली करंट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो नोडल एनालिसिस से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ प्रिंसिपल नोड कितने हैं। देखो 3 ब्रांचें, 2 से अधिक ब्रांचें जहाँ मिलती हैं उनको प्रिंसिपल नोड कहते हैं, तो अर्थात 3 ब्रांचें होगी 4। देखो इस वाले पॉइंट पर 3 ब्रांचें मिली, 1 2 3, तो ये एक प्रिंसिपल नोड हो गया, एक ये प्रिंसिपल नोड हो गया, 1 2 3, एक ये प्रिंसिपल नोड हो गया। यहाँ पर 3 प्रिंसिपल नोड और ये चौथा, इसको तो कर देते हैं अपन ग्राउंड, तो ये तो हो गया 0 वोल्ट। तो ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 है, तो बताओ ये वोल्टेज कितना होगा। बार बार बता रहा हूँ, ये नीचे माइनस लास्ट प्लस, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, लास्ट वाला साइन लेंगे, ये फर्स्ट माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, तो 0 + 5, तो कितना आ गया 5। तो इसका वोल्टेज तो हमें पता है कि 5 वोल्ट है, तो इसको तो अपन मानने की जरूरत है ही नहीं। जब इसका वोल्टेज पता ही है तो इसका वोल्टेज अपन क्या माने, कोई जरूरत है ही नहीं। इसका वोल्टेज नहीं पता है, इसको मान लेते हैं V1, इसका वोल्टेज नहीं पता है, इसका मान लेते हैं V2। तो सबसे पहले इस पर KCL अप्लाई करेंगे। एक करंट इधर गई, मान लो I1, इधर गई I2 और इधर गई, इसको मान लेते हैं I3। अप्लाई KCL क्या कहता है कि I1 + I2 + I3 = 0। I1 की वैल्यू बताओ, V1 - V2 / 2, V1 - V2 / 2 प्लस I2 की वैल्यू ये वाली V1 - 0 / 2, तो V1 / 2 प्लस I3 की वैल्यू V1 - 5, V1 - 5 / 4 = 0। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2V1 - 2V2 प्लस 2V1 प्लस V1 - 5 = 0। तो V1 कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5, तो 5V1 माइनस का V2 कितना हुआ 1, ये माइनस का 2V2, 4 इधर जाके 0 हो जाता है, -5 = 0। तो लिख सकते हैं 5V1 माइनस का 2V2 = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई। सेकंड इक्वेशन यहाँ V2 पर लगाएंगे। यहाँ देखो 3 करंट हो जाएंगी, इसको बोल दो I1, इधर जाने वाली करंट को I2
इधर जाने वाली करंट को बोल देते हैं I3। अप्लाई KCL एट दैट पॉइंट, तो KCL लगाओ, KCL सेम I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू देखो कितनी होगी, V2 माइनस V1, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है V1, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 प्लस I2 इधर जाने वाली करंट। अब देखो यहाँ करंट की वैल्यू में डायरेक्ट दी हुई है, कितनी दी है 1 एम्पियर दी है ना, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है और हमने माननी है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नोड से बाहर की तरफ, तो इसको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे माइनस का 1 प्लस I3 की वैल्यू देखो, इधर से ये जो करंट गई है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो करंट गई है इधर से और ये, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है V2 और यहाँ वोल्टेज कितना है 5, तो V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 ये होगी अपनी I3। तो V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करें, LCM आ जाएगा 10, तो ये हो गया 5V2 माइनस 5V1 माइनस का, इसको 10 से गुणा करेंगे सीधा 10 प्लस 2V2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, V2 सोल्व करो, V2 कितने आ रहे हैं 5, पहले तो V1 लिख दो, माइनस का 5V1 एक ही है, V2 कितना है 5 प्लस 2 7, 7V2 और 10 कितना हो गया 20, माइनस के उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 20। तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशनों को एक साथ करके सोल्व कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस का 5V1 माइनस का 2V2 इजकस टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये तो प्लस की थी, ये है माइनस का 5V1 प्लस का 7V2 इजकस टू 20, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना बचा प्लस का 5V2 और ये कितना हो गया 25। तो V2 की वैल्यू देखो, V2 इजकस टू 25 डिवाइड बाई 5 कितनी बार गया 5 बार, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट। देखो क्वेश्चन में आ जाओ, V2 की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। करंट I3 अपने से पूछा है, ये 5 है, ये भी 5 है, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0 डिवाइड बाई 5, तो I3 इजकस टू V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, तो V2 की वैल्यू है 5, 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, तो 0/5 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर 0 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल भी है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे दिए गए परिपथ में लोड किसके बराबर है। लोड का मतलब होता है इम्पीडेंस कितना है, और इम्पीडेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही इम्पीडेंस का, Z इजकल्स टू V/I, यूनिट भी ओम ही होती है। तो वोल्टेज जो अपने अप्लाई किया है, करंट इससे जो निकलने वाली है, इन दोनों का जो रेशियो है वो ही इस कंप्लीट का इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए अपन अगेन नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो नोडल एनालिसिस के लिए ये मान लो V वोल्ट दिया है, तो V वोल्ट का सोर्स है, एरो का निशान ऊपर की तरफ था, तो ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ठीक है, दो ही प्रिंसिपल नोड है, इसका वोल्टेज अपन मान लेते हैं V1 और इसका वोल्टेज अपन मान लेते हैं 0। ठीक है, अब देखो ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 है, माइनस प्लस लास्ट साइन लेंगे प्लस, तो 0 प्लस V कितना हो गया V, तो ये V है तो बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो V1 की वैल्यू भी कितनी हो गई V, तो ये वोल्टेज अपने आप निकल के आ गया V। ओके, यहाँ देखो ये 0 है, अब ये देखो 2I दिया है, अब इसको देख के आप ये मत समझना कि ये करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स के अंदर सिंबल देखो, साइन देखो किसका बना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस किस में होता है वोल्टेज सोर्स में, तो ये है अपना वोल्टेज सोर्स, ना कि करंट सोर्स। इसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो सोर्स को डिसाइड करने के लिए इस सिंबल को देखना होता है, ना कि यहाँ। इसको देख के अपन बता सकते हैं कि किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आई पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी आई पर, इस आई पर, लेकिन है ये वोल्टेज सोर्स। तो ये 0 2I वोल्ट कहें इसको। ठीक है, ये 0, ये माइनस प्लस, लास्ट में कौन सा है प्लस, तो 0 प्लस 2I करेंगे तो आंसर आएगा 2I। तो यहाँ पर वोल्टेज आ गया 2I वोल्ट, मैं पीछे वोल्ट लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आप KCL अप्लाई करें, करंट I1 इधर I2 और इधर I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, सारी करंटें जा रही, आने वाली करंट 0 है तो इक्वल्स टू 0। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी है, अपने को दी हुई है वैल्यू कितनी I,
लेकिन आई अंदर की तरफ आ रही है, अपन ने मानी बाहर की तरफ है, तो साइन क्या ले लेंगे, माइनस का। तो माइनस का आई प्लस I2 की वैल्यू देखो, इस ब्रांच में जाने वाली करंट को अपन ने I2 कहा है, V माइनस 0 डिवाइड बाई 4, तो V डिवाइड बाई 4 हो गया। I3 की देखो, V माइनस ये वोल्टेज कितना है 2I, तो V माइनस 2I डिवाइड बाई 2, तो V माइनस 2I डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू 0। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आने वाला है 4, तो ये हो गया माइनस का 4I प्लस का V प्लस का 2V माइनस का 4I इज इक्वस टू 0। तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। वोल्टेज कितना हुआ 2V और V 3V, तो वोल्टेज हो गया 3V। करंट माइनस का 4I और माइनस का 4I कितनी हो गई माइनस का 8I इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो करंट को उधर भेज देंगे, 3V इज इक्वस टू 8I। निकालना है V अपॉन I, तो V के नीचे I भेज दिया, 3 को इधर भेज दो, 8 डिवाइड बाई 3। और मैंने क्या कहा था इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस होता है V अपॉन आई। V अपॉन आई की वैल्यू आ गई 8/3 ओम। ठीक है, तो आंसर हो गया 8/3 ओम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखने से पता चल रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। यदि बैलेंस होता है तो उस केस में इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगी, तो इस ब्रांच को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं। यदि किसी को व्हीटस्टोन ब्रिज आता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिंपल समझो कि यदि इस ब्रांच को और इस ब्रांच को मल्टीप्लाई करें, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये बराबर आए, तो उस केस में इस बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं। हटाने के बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। 30 मल्टीप्लाई बाई 10 करो, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 20 मल्टीप्लाई बाई 15 करो, 20 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इधर भी कितना आया 300 और इधर भी कितना आया 300, अर्थात ये बैलेंस है। और नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर बैलेंस ही देते हो। बैलेंस है तो इसको अपन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसके अंदर कोई करंट नहीं आ रही, तो इस ब्रांच को हटाओ और बाहर निकाल दो। अब देखो यहाँ से करंट आई, ये दो पार्टों में टूट गई, यहाँ इधर निकल गई I1 और इधर निकल गई I2। अब ये I1 इधर से यहाँ तक आई, क्योंकि इसके अंदर तो कोई करंट जा नहीं रही, अभी बता ही चुके हैं। इसको हटा दो यहाँ से, हटाओ यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसके अंदर भी I1, इसके अंदर भी I1, यहाँ I2 आई, तो इसके अंदर भी कितनी रहेगी I2। देखो करंट इसमें से और इसमें दोनों में करंट दोनों में सेम है, तो ये और ये सीरीज में आ गए और ये सीरीज में आ गए, तो इन दोनों का सीरीज देखो, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं रेजिस्टेंस। 30 + 15 करेंगे तो 45। ठीक है, इधर देखो 20 और 10 करेंगे तो 30। अब ये 45 और 30 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। किस तरह से देखो, ऐसे ये ए वाला पॉइंट है, ये वाला बी वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया 45 और ये हो गया 30। 45 और 30 दोनों किस में आ गए, पैरेलल के अंदर आ गए। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट निकालने का, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 45 डिवाइड, और नीचे दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो 45 × 30 डिवाइड बाई 75। ठीक है, तो काट दो, 5 से 25, 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 5 × 45, 15 × 15, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, तो आंसर आ जाएगा 18। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मेरा सजेशन यही कि पहले आप इसको सोल्व करें और फिर उसके बाद में ये चेक करें।